हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। सो वीडियो को एंड तक देखना अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों का कमेंट आया था कि मैम PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। उसके लिए आप जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बहुत ही रीजनेबल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने यूनिट 1 से 21 तक कवर कर लिए। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 यानी कि यूनिट 22 से लेके 30 तक, जो आपके PYQ हैं यानी कि पिछले 6 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्लस उनको हमने यूनिट वाइज डिवाइड करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐड कर लिया है। जो तीनों ही बार देख के जाने हैं और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे और एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और बहुत आसान भाषा में एग्जांपल्स की हेल्प से हम कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है? देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फेडरलिज्म का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर या फिर पावर का बंटवारा, है ना। सो फेडरलिज्म मीन शेयरिंग पावर बिटवीन अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, अपने अपने काम होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही जो लेवल है गवर्नमेंट के वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो फ्रीली अपना जो भी सब्जेक्ट इनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं उसके ऊपर काम करते हैं। सो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट एंड वर्क टुगेदर टू रन द कंट्री। Each level has its own powers written in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर इन दोनों की ही जो पावर्स है उनके बारे में लिखा गया है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है डिफेंस के लिए और स्टेट गवर्नमेंट काम करती है जो भी पुलिस रिलेटेड मैटर्स होते हैं। ठीक है, Federalism helps to manage a large and diverse country by giving freedom to states. It prevents the central government from becoming too powerful. ये बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म हेल्प करता है जिससे कि जो डाइवर्स कंट्री है, जो लार्ज कंट्री है, वहाँ पे स्मूथली काम हो सके, अच्छे से काम को मैनेज किया जा सके। और अगर क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करें तो एक लाइन है जो हम अगेन 6th क्लास के NCERT में बोलूंगी कि मुझे वो याद है, हमने उसमें पढ़ी थी दैट India's diversity has always been recognized as a source of its strength, यानी कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वही इसकी स्ट्रेंथ का सोर्स है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि स्टेट के पास अपनी पावर्स हैं, अपने सब्जेक्ट्स हैं, और सेंट्रल के पास अपनी पावर्स हैं, अपने सब्जेक्ट्स हैं, जिससे कि जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती और बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो शेयर की जा रही है। ठीक है, इट प्रमोट्स कॉपरेशन, यूनिटी एंड लोकल डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ फेडरल कंट्रीज, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? इंडिया, US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। बाइकैम्बरलिज्म, प्लूरलिज्म, मिलिट्री इन पॉलिटिक्स एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, बाइकैम्बरलिज्म का मतलब होता है टू हाउस लेजिस्लेचर। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है? फेडरलिज्म, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पावर है वो बटी हुई है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। ऐसे बाइकैम्बरलिज्म के अंदर क्या होता है? 2 हाउस लेजिस्लेचर होता है, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस हम जानते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। ठीक है, इट हेल्प्स इन चेक्स एंड बैलेंसेस, सो नो सिंगल हाउस बिकम टू पावरफुल। जैसे अभी हम फेडरलिज्म में पढ़ के आए ना कि सेंट्रल के हाथ में सारी पावर रहेगी तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो अपनी पावर का मिसयूज कर सके, बट दोनों के पास पावर है तो चीजें स्मूथली चलती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, ना ही तो सारी पावर अपर हाउस के पास है, ना ही सारी पावर लोअर हाउस के पास है, जिससे क्या है? चेक्स और बैलेंस बना रहता है। कोई भी जो सिंगल हाउस है बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। लॉज आर डिस्कस ट्वाइस, मेकिंग लॉ मेकिंग मोर केयरफुल। अब क्योंकि यहाँ पे जो लॉज हैं उन्हें 2 बार डिस्कस किया जाता है अलग अलग सदन में, अलग अलग हाउस में, तो फिर और ज्यादा अच्छे से जो लॉ मेकिंग है वो पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि जो अपर हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, है ना, रीजन्स को,
और वहीं जो लोअर हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है लोगों को डायरेक्टली, जिन्हें हम चुन के वहां पे भेजते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करके वहां पे भेजते हैं, राइट। इट रिड्यूस हेस्टी डिसीजंस एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। गिव स्पेस टू एक्सपर्ट्स, माइनॉरिटीज, स्टेट्स, हर किसी को यहाँ पे स्पेस मिला हुआ है। माइनॉरिटीज भी रिप्रेजेंट कर रही हैं खुद को, स्टेट्स भी अपर हाउस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So widely used in large countries with diverse population, helps in making law more balanced and effective. ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरलिज्म। देखो, प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि जब अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग आइडियाज, आइडियोलॉजी रखने वाले, ग्रुप्स वाले, इंटरेस्ट वाले लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसे हम प्लूरलिज्म कहते हैं। ठीक है। सो प्लूरलिज्म मीन्स अ सोसाइटी वेयर मेनी ग्रुप्स, आइडियाज, कल्चर्स एंड इंटरेस्ट एग्जिस्ट टुगेदर। इट एक्सेप्ट्स डाइवर्सिटी एज अ नेचुरल एंड हेल्दी। यहाँ पे जो प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे माना जाता है कि जो डाइवर्सिटी है, यानी कि जो ये विभिन्नता है, डाइवर्सिटी क्या है इंडिया के अंदर। देखो, अगर मैं स्पेशली हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ उत्तर प्रदेश का, यूपी का, कि आप थोड़े से कदम चलोगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई नई लैंग्वेज बोल रहा है ना, किसी की नई बोली है, कोई किसी तरीके से त्योहार मना रहा है, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, किसी के यहाँ अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग नॉर्म्स हैं, अलग वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, कल्चर में, रिलीजन में, रीजन में, ग्रुप में, हर चीज में डाइवर्सिटी है, जो और ज्यादा नेचुरल और हेल्दी बनाती है एनवायरनमेंट को। ये कह रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड रिलीजन, कल्चर कैन फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ। प्लूरलिज्म में क्या होता है कि कोई एक ना डोमिनेट नहीं करता है, यहाँ पे पावर शेयर की जाती है। नो सिंगल ग्रुप डोमिनेट, कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, पावर को शेयर किया जा रहा है। ठीक है। अलग अलग कल्चर के लोग भी हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग भी हैं, इंटरेस्ट ग्रुप भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज है, राइट। ये बोल रहे हैं एनकरेज डायलॉग, कॉम्प्रोमाइज एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। प्लूरलिज्म के अंदर देखो, ऐसा तो नहीं है कि डाइवर्सिटी है, यूनिटी है तो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, क्वेरल, ये सब हमें नहीं देखने को मिलेगा, वो तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, राइट। बट प्लूरलिज्म के अंदर क्या होता है कि जब आप एक दूसरे के प्रति से रिस्पेक्ट रखते हो ना, है ना, डिग्निटी को ध्यान में रखते हो और सारी चीजें, तो वहां पे आप डायलॉग्स के थ्रू या कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को सॉर्ट कर लेते हो। ठीक है। हेल्प्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट। अगेन, कोई एक इंसान या कोई एक पार्टी, कोई एक रिलीजन, रीजन, कल्चर, कोई एक जो है सिंगल, वो यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा है, पावर शेयर हो रही है, इसलिए माइनॉरिटी राइट्स को भी हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। सपोर्ट्स डेमोक्रेसी बिकॉज मल्टीपल वॉइस कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन। और डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वॉइस है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ लैंग्वेज के लिए भी, तो कितनी सारी लैंग्वेज इंडिया के अंदर बोली जाती है ना। और अगर हर कोई उसको नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए सामने आ जाए तो देखो ना, फिर कितने ज्यादा हमें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। हालांकि हर एक इम्पोर्टेंट है, सब वैल्यूएबल है ना। सो गवर्नमेंट लिसन्स टू वेरियस सोशल ग्रुप्स बिफोर मेकिंग पॉलिसीज, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज पीपल फील रिप्रेजेंटेड। क्योंकि डेमोक्रेसी है, क्योंकि प्लूरलिज्म है, तो यहाँ पे सरकार कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले सबके हित के बारे में सोचती है, सबको सुनती है, जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और कोई भी ऐसे इग्नोर्ड ना फील करे, सबको ऐसे रिप्रेजेंटेड फील हो। ओवरऑल जो प्लूरलिज्म है वो एक ओपन सोसाइटी बनाता है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाता है और एक टॉलरेंट सोसाइटी बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स। देखो, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब मिलिट्री है वो राजनीति में आ जाए, यानी कि जो आपके डिसीजन जो आपका लेने का काम है मिनिस्टर्स वगैरह का, वो काम आपका मिलिट्री करे, पॉलिसीज मिलिट्री बनाए, देश में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब मिलिट्री डिसाइड करे, है ना। तो वहां पे लोगों के पास राइट्स भी नहीं होंगे। ये कह रहे हैं मिलिट्री इन पॉलिटिक्स मींस व्हेन द आर्म फोर्सेस इंटरफेयर इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। मिलिट्री का मतलब होता है, मिलिट्री इन पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करती हैं। हैपेंस मोस्टली इन कंट्रीज विद वीक डेमोक्रेसी और अनस्टेबल गवर्नमेंट। ये कहाँ होता है? जहाँ पे वीक डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे लोकतंत्र वीक होता है, कमजोर होता है, या फिर जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, तो वो कैसे भी कर सकती है, या तो वही गवर्नमेंट भी साथ में ली हो, या तो फोर्स से या प्रेशर से, कैसे भी, है ना। लीड्स टू अथॉरिटेरियन रूल विद फ्यूअर फ्रीडम। अब वहां पे फ्रीडम नहीं होगी। सिविलियन लीडर्स लूज पावर। जो सिविलियन लीडर्स हैं उनके हाथ से पावर चली जाएगी और मिलिट्री ऑफिसर्स सारी की पोजीशंस ले लेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है प्रोमिसेस स्टेबिलिटी बट ऑफन रिस्ट्रिक्ट राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा बोला जाएगा, प्रॉमिस किया जाएगा कि स्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी, है ना, मिलिट्री देश को संभालेगी, बट एक्चुअल में वहां पे आपके पास कोई राइट्स नहीं होंगे, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आपके पार्टिसिपेशन को किसके खिलाफ आवाज उठाओगे? सेना के खिलाफ, है ना, तो फिर सेना तो वैसे भी पावरफुल ही होती है ना। अभी कहने कॉजेज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वीकन्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, कॉमन इन कंट्रीज फेसिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और करप्शन। यहाँ पे करप्शन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे देखने को मिलता है। सो इससे क्या होता है, इससे अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, वो अकाउंटेबल है, क्योंकि हमने उनको चुना है, हमने मिलिट्री वालों को नहीं चुना है ना। भाई एक होता है मोनार्की, राजतंत्र, वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वहां पे राजा अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि प्रजा ने राजा को नहीं चुना, वो राजा है, पहले से ही है, हमेशा से ही है ना। तो डेमोक्रेसी के अंदर इसका ऑपोजिट होता है, यहाँ पे हमने चुना है और हम सरकार गिरा भी सकते हैं और दोबारा भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे वो हमारे प्रति जवाबदेह है। बट क्योंकि अगर मिलिट्री आ जाएगी तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी बिकॉज मिलिट्री इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, हार्म्स लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट है कम्युनिटी आइडेंटिटी। देखो कम्युनिटी आइडेंटिटी और एथनिसिटी, ये सारी चीजें ना, और प्लूरलिज्म, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो हम लोग है ना, हम सबकी एक आइडेंटिटी है ना, हमारा एक रिलीजन है, हमारी एक लैंग्वेज है, हमारी एक कास्ट है, एक एथनिसिटी है, एक रीजन है, एक कल्चर है, जो हमें एक सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है, जो वो टुगेदरनेस वाली फील देता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थानी हैं और आप दुबई गए हैं, राइट, और वहां पे आपको कोई राजस्थानी फैमिली मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आप उनको नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो, बट वहां पे जहाँ पे आपकी कोई लैंग्वेज नहीं समझ रहा, आपके कोई कल्चर को नहीं समझ रहा, आप कहाँ से आए हो, क्या बोलते हो, कैसा खाते हो, क्या खाते हो, क्या आपकी वैल्यूज हैं, वो आपको कोई नहीं समझ रहा, बट वहां पे आपको सेम ऐसे एक कोई राजस्थानी मिल जाए, आप उन्हें बिल्कुल नहीं जानते, बट आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होगी कि अरे ये तो इंडिया से है, ऊपर से राजस्थानी, यानी हम इनसे अपनी लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, है ना, और हम इनके साथ भी मतलब चाहें तो ऐसे घूम सकते हैं, मतलब जो भी चीजें है, राइट। तो कह रहे कम्युनिटी आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सन सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड फीचर्स। इट मे बी बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, एथनिसिटी, रीजन और कल्चर। Gives people security, pride and emotional support. Helps individual understand who they are. Can unite people for common goals. ठीक है। Next plays an important role in politics as communities demand rights and representation. अभी कहने पॉलिटिक्स के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है ये प्ले करती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये राइट्स के लिए डिमांड करती हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए डिमांड करती हैं, बट समटाइम्स लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इफ वन ग्रुप फील्स थ्रेटेंड। बट कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है जब एक ग्रुप को ऐसा लगता है कि हमें खतरा है, राइट। कम्युनिटी आइडेंटिटी कैन बी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। देखो अब क्या है, अब ऐसा इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल 5 जो हैं वो साउथ के लोग हैं और 5 जो हैं वो नॉर्थ के लोग हैं, ठीक है। दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का पहरावा, यानी जैसे वो जो भी ड्रेसिंग स्टाइल है ना, जो भी वो पहन रहे हैं कपड़े, जिस तरीके से कोई लुंगी पहन रहा है या कोई आप कह दो सूट सलवार पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, ऐसे करके ना, तो उनका पहरावा अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका टेस्ट अलग है, उनका स्टाइल अलग है, और जिस जगह से वो आते हैं वो अलग है। इंडिया सेम है, बाकी उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, इनके नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, फेस्टिवल्स, हर एक चीज अलग है ना। तो अब वो जो 5 साउथ के लोग हैं वो आपस में तो बहुत अच्छे से रहेंगे, बट वो जो नॉर्थ के लोग हैं वो आपस में अच्छे से रहेंगे, बट क्या ये एक दूसरे को उतना ओपनली एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। या फिर अगर ये 10 लोग थे, अगर कोई 11वां आ गया और वो कौन हुआ, अगर वो साउथ का हुआ तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, वो साउथ वाले ग्रुप में जाएगा, वो नॉर्थ वाले ग्रुप में क्यों जाएगा जब वहां पे कोई उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ रहा, कोई उसका पीछे की जो पूरी रूट्स है, कहानी है, कोई जानता ही नहीं है ना। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी इंक्लूसिव भी है और एक्सक्लूसिव भी है, ये और को वेलकम भी करती है और आउट भी करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है, shapes people's political behavior and choices. Next question number 3, write short note on the following types of party system in India and role of political party in democratic polity. देखो
फर्स्ट है वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, यानी इंडिया के अंदर वन पार्टी सिस्टम नहीं है, हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टी बनी हुई है। बट क्या हो रहा है कि पिछले बहुत टाइम से जो कांग्रेस पार्टी है वो पावर में थी और अब बहुत टाइम से जो बीजेपी है वो पावर में है। ठीक है, ये कह रहे हैं इंडिया डज नॉट हैव अ वन पार्टी सिस्टम बट फॉर मेनी इयर्स वन पार्टी वाज डोमिनेंट। वन पार्टी सिस्टम नहीं है बट एक पार्टी जरूर है जो डोमिनेंट रही है। अगर बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसने बहुत टाइम तक डोमिनेट किया एज अ नेशनल पार्टी। ऐसा नहीं है अदर पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती थी बट कांग्रेस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट और इसीलिए इसने डोमिनेट किया। लगभग 1950 से 1970 तक जो कांग्रेस है उसी का डोमिनेंस रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। सो इंडिया हैज मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। हमारे यहाँ नेशनल स्टेट लेवल दोनों ही स्तर पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, कोई भी सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है बट आज के टाइम पे जो पूरी मेजोरिटी से आगे खड़ी हो। सो अलग अलग पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग रीजन को, लैंग्वेज को, कास्ट को, आइडियोलॉजीज को। मेनी पार्टीज कम्पीट इन इलेक्शन होते हैं ना, तो बहुत सारी पार्टी कम्पीट करती है। अच्छा, मेरे को भी ऐसे पर्सनली पहले लगता था कि बहुत ही लिमिटेड पार्टीज है, मतलब मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया था, मैं 2 या 3 बार वोट दे चुकी हूँ, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया था तब वहां पे जब हम अंदर एंटर करते हैं ना, उस रूम के अंदर जहाँ पे हमें वोट करना होता है जाके, है ना, वहां पे बाहर पूरा ऐसे लिखा होता है कि कौन सी पार्टी है, कौन खड़ा हुआ है, किस किस पार्टी से, क्या उनका चुनाव चिन्ह है। तो लगभग वहां पे मेरे ख्याल से 8 से तो ज्यादा ही थी वो, या फिर 8 थी, है ना, कुछ ऐसे। तो इतनी सारी पार्टीज होती है जो अलग अलग कास्ट को, लैंग्वेज को, आइडियोलॉजी को, रीजन को, इन सबको लेके चलती हैं। राइट, सो गिव मोर चॉइस टू वोटर्स। तो बहुत ज्यादा चॉइस होती है हमारे पास कि किसी को भी दे आओ या किसी को भी ना दे के आओ, बट वोट जरूर देना चाहिए। राइट, सो पार्टीज फ्रॉम अलायंस टू विन मेजोरिटी। अब पार्टी क्या करती हैं, दे फॉर्म अलायंसेस, वो अलायंसेस बना देती हैं, यानी कि जो बड़ी पार्टीज हैं वो छोटी पार्टीज को अपने साथ जोड़ लेती हैं जिनसे कि मेजोरिटी में हो जाए और वो उनकी सरकार बन जाए। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कोएलिशन पार्टी सिस्टम, यानी कि व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी, जब कोई एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं जिसको मिल पाती, सो पार्टीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तब जो पार्टीज होती हैं वो एक साथ मिल जाती हैं और सरकार बनाती हैं। सिंस द 1990 इंडिया हैज मोस्टली सीन कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। 1990 की बात करें सो इंडिया में तब से कोएलिशन की सरकार ही बन रही है सेंटर में कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी ऐसे फुल मेजॉरिटी गेन नहीं कर पा रहा है। सो 2 और मोर पार्टीज वर्क टुगेदर, 2 या 2 से ज्यादा पार्टी एक साथ काम कर रही हैं। दे शेयर पावर एंड मेक डिसीजन जॉइंटली, जैसे कि एनडीए लेड बाय बीजेपी और जो भी मतलब उसके अलावा जो भी पार्टीज हैं, और यूपीए लेड बाय कांग्रेस। ठीक है, और जो भी पार्टी इनके साथ मिली हुई अलायंस इन्होंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट है 2.5 पार्टी सिस्टम। 2.5 पार्टी सिस्टम क्या होता है, देखो इसको हम कभी कभी यूज करते हैं। सो नेशनल लेवल पे 2 बड़े अलायंस बने हुए हैं जो कि डोमिनेट करते हैं। बीजेपी ने बनाया हुआ है एनडीए और कांग्रेस ने यूपीए, जिसमें इनके साथ छोटी छोटी पार्टीज मिली हुई हैं। सो स्मॉलर पार्टी सपोर्ट देम, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली 2 पार्टी। अब देखो यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारी पार्टीज इनके साथ जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी, है ना। बट 2 मेन ग्रुप हम जरूर इसको बोल सकते हैं, 2 बिग अलायंसेस हम इसको बोल सकते हैं जिसको स्मॉल रीजनल पार्टी सपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट ग्रुप्स, हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर ग्रुप्स। या फिर इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, देखो पहले मैं बताती हूँ इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, जो कि किसी एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मर्स हैं तो सारे फार्मर्स किसी एक एमएसपी या फिर किसी भी सब्सिडी, मतलब किसी भी एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं, ऑफिशियल से मिल रहे हैं, पंचायत बिठा रहे हैं, सारी चीजें। अब वहीं पे अगर जो प्रेशर ग्रुप है वो भी सेम काम कर रहा है बट उसका काम है जो उसका नाम है, यानी प्रेशराइज करना गवर्नमेंट को, है ना। सो अभी कह रहे हैं इंटरेस्ट ग्रुप वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट। और अगर क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपको पता होगा कि कॉलेजेस में भी ऐसे स्टूडेंट्स यूनियन और ये सारी चीजें होती हैं, जो कि स्टूडेंट्स यूनियन है वो बच्चों के हित की बात करती है, ऐसे टीचर्स की भी अलग अलग, है ना, ऐसे यूनियन या फिर शायद कुछ और बोलते हैं, ग्रुप्स जो भी होते हैं तो वो उनके लिए आवाज उठाते हैं। राइट, so कह रहे हैं interest groups are organizations of people who share a common interest or idea. Their main aim is to promote or protect that interest. Interest group का काम होता है जो भी इनका एक मेन एम है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स का ग्रुप हो सकता है जो कि फार्मर्स के लिए आवाज उठाए,
है ना, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है या फार्मर्स की कोई डिमांड है या कोई भी चीज है, तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो उस बात को आगे रखेगा। ऐसे टीचर्स का हो सकता है, टीचर्स की सैलरी नहीं आ रही है या उनको बहुत टाइम तक स्कूल में रोका जाता है या बहुत बर्डन उनके ऊपर दिया जा रहा है, बहुत प्रेशराइज उनको किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स के भी यूनियन हो सकते हैं, बिजनेस ओनर्स के भी हो सकते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप किसी भी एक एम को लेके बनता है, राइट। दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज बट यूजुअली वर्क क्वाइटली एंड पीसफुली। अब ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये शांतिपूर्वक काम करते हैं, है ना। दे डू नॉट डायरेक्टली फाइट और पुट प्रेशर, दे मोस्टली गिव सजेशंस, कंडक्ट रिसर्च और मीट ऑफिशियल्स। जैसे अभी एसएससी का जो धरना प्रदर्शन हमें दिल्ली और बाकी जगह देखने को मिला था, तो यहाँ पे जो कुछ टीचर्स थे, है ना, कुछ 2-4 टीचर्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीधा बहुत ज्यादा से प्रेशर नहीं डाला, मतलब प्रेशर ही डालना बोलते हैं जो धरना प्रदर्शन होता है उसको, बट स्टिल हम बोलेंगे कि उन्होंने अपने सजेशंस रखे, है ना, कि इसको ना देके और टीसीएस को रखा जाए, या फिर थोड़ी रिसर्च की, है ना, ऑफिशियल से मीटिंग करी, एक डेट रखी गई, बच्चों के हित में बात करी गई, है ना। तो ये सब इंटरेस्ट ग्रुप का काम होता है, ऑल्दो वो कोई इंटरेस्ट ग्रुप नहीं था, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अब डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इंटरेस्ट ग्रुप हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, आप इसको रीड कर लेना। अब हम प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर ग्रुप्स दैट एक्टिवली ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन। इनका मेन काम होता है सरकार का जो फैसला है उसको इन्फ्लुएंस करना, मतलब उसको बदलना या उसको गलत सही ठहराना, जो भी है। सो द मेन गोल इज टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड्स। अपने डिमांड्स मनवाने के लिए गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। दे यूज प्रोटेस्ट, अभी प्रोटेस्ट करते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, मीडिया कैंपेन चलाते हैं, पिटिशंस और सो मेनी थिंग्स। सो ऑल प्रेशर ग्रुप्स आर इंटरेस्ट ग्रुप। जितने भी प्रेशर ग्रुप होते हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी इंटरेस्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बट नॉट ऑल इंटरेस्ट ग्रुप बिकम प्रेशर ग्रुप्स। लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो प्रेशर ग्रुप नहीं बनते, क्योंकि वो पीसफुली क्वाइटली काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Critically examine the effects of globalization on poverty and human development. पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स। देखो पॉवर्टी के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। पहला, मोर जॉब्स, यानी कि एमएनसीज वगैरह आती हैं होस्ट कंट्रीज में तो ज्यादा जॉब लेके आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, बेटर मार्केट्स, यानी कि जो फार्मर्स जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल कर सकते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर कोई एमएनसी आपकी कंट्री में आ रही है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है, जॉब्स लेके आ रही है, मनी लेके आ रही है, इंडस्ट्रीज लेके आ रही है। तो पॉवर्टी के ऊपर ये सारी इम्पैक्ट डालती है ग्लोबलाइजेशन। और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है, बेटर एजुकेशन, ज्यादा स्कूल्स और नई स्किल ट्रेनिंग एंड स्कॉलरशिप्स ड्यू टू ग्लोबल एक्सचेंज, इम्प्रूव्ड हेल्थ, यानी कि नई मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल्स ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट, यानी मोर वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी इंटरनेट हेल्प करता है आपको कि आप ग्लोबली कनेक्ट कर सको और नई नई चीजें सीख सको। कितना आसान हो गया है आज के टाइम पे, आप यहाँ पे बैठ के किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी एक्सेस आपको मिल सकता है ना, कुछ भी, यानी रेस्ट्रिक्शंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव इफेक्ट्स। अब पॉवर्टी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट क्या है, देखो जॉब इनसिक्योरिटी, अभी हमने पढ़ा जॉब लेके आ रही है, बट वो कंपनीज हैं वो कभी भी चीपर प्लेस की तरफ शिफ्ट कर सकती हैं, तो फिर यहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटी भी है। अनइक्वल बेनिफिट, यानी देखो रिच लोगों को ज्यादा फायदा होगा, बड़ी कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा, पुअर लोगों को कम होगा, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस लॉस, अब जो छोटे मोटे बिजनेस है वो compete नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी कंपनीज के साथ, तो फिर उनके साथ क्या होगा, वो लॉस में चले जाएंगे। रूरल एरियाज लेफ्ट बिहाइंड, तो जितनी भी डेवलपमेंट हम सुनते हैं ना कि तरक्की तरक्की, वो सारी तरक्की शहरों तक रह जाती है, वो गांव तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। ऑल्दो आज के टाइम पे हमें दिख रहा है थोड़ी बहुत तरक्की हो रही है, बट उस लेवल की नहीं हो रही है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, पहला है कल्चरल लॉस, यानी लोकल ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेजेस में वीकन ड्यू टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हमारा जो लोकल ट्रेडिशन है, जो लैंग्वेज है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते वो कमजोर पड़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, या तो आपने इंडियन कपड़े पहने हैं या तो आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। अभी जो इंडो वेस्टर्न चला है, हालांकि इसमें कुछ बुराई नहीं है ना, बट कहीं ना कहीं जो आपका लोकल ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीजें हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। और इसके अलावा मैरिजेस की अगर बात करें तो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, इंडिया में अगर पूरे एकदम जो इंडियन स्टाइल से शादी की जाए तो वो एक फेस्टिवल की तरह ही होता है, पूरे महीनों महीनों तक जो है वो सारी चीजें, प्रोसेस जो भी है वो चल रहा होता है, बहुत सारे नॉर्म्स, रिचुअल्स, फंक्शन, ट्रेडिशन, रस्म और रीति रिवाज, है ना। बट आज के टाइम पे तो डेस्टिनेशंस वेडिंग होती हैं और इवेंट
की तरह एक इसको देखा जाता है। हालांकि देखो उसमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं चाहूंगी कि आप सब एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल्स की तरह ही समझें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि लो वेजेस, लॉन्ग आवर्स, अनसेफ वर्किंग कंडीशन। ब्रेन ड्रेन, यानी कि जो स्किल्ड पीपल हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं टू रिच कंट्रीज, और जो उनकी होम कंट्री है वहां पे शॉर्टेज रह जाती है। कंज्यूमरिज्म, यानी कि पीपल फोकस मोर ऑन कंजप्शन एंड लेस ऑन वैल्यू, यानी कि लोग कंजप्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और वैल्यू के ऊपर कम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग जेंडर एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट हमने अभी पढ़ा है, जेंडर एंड डेवलपमेंट हम पढ़ लेते हैं। देखो जेंडर एंड डेवलपमेंट हमें नाम से पता चल रहा है ना, और एग्जाम में भी यही किया करो। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस आपको ऐसा दिखे जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो किस बारे में बात कर रहा है। आप एक कीवर्ड पकड़ लो क्वेश्चन में से, है ना, उसके ऊपर जो आपको समझ में आ रहा है अच्छा खासा आपको एग्जाम में लिख के आओ, राइट। सही लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों को ये भी कमेंट आता है कि मैम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे या इतना इनफ है, तो देखो इतना इनफ नहीं है। तो आपको ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इलाबरेट करके लिखना होगा, प्लस अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, बस आपको अपनी बात को आगे रखना आना चाहिए, ठीक है, नंबर मिल जाते हैं। सो जेंडर एंड डेवलपमेंट में हम बात करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज मेन को मिलती हैं वो विमेन को भी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें, ठीक है। सो फोकस ऑन इक्वल डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड विमेन says that women should not be seen as only beneficiaries but as active participants in development. Highlight problem like unequal wages, violence, limited education, limited political power. यानी यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं सारी प्रॉब्लम्स को कि भाई कैसे अनइक्वल पे किया जाता है, अनइक्वल वेजेस हैं, कैसे जो वायलेंस है वो किया जाता है, और वुमेन्स को लिमिटेड एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराई जाती है, लिमिटेड पॉलिटिकल पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा फोकस है विमेन एम्पावरमेंट की तरफ, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स उनको देने की तरफ, एजुकेशन की तरफ और हेल्थ की तरफ, ठीक है। प्रमोट शेयर्ड रोल्स इन फैमिली, सोसाइटी एंड वर्क प्लेस, believes development is fair only when both genders get equal opportunities and right। ये कह रहे हैं, देखो जेंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जब, या फिर असली डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जब दोनों ही आगे बढ़े, ठीक है, दोनों को, यानी मेन हो चाहे वेमेन हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स मिले। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना, लाइफ इन द सेंस उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। यानी कि जैसे कि हम HDI के अंदर भी देखते हैं कि अगर आप अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, आप हेल्दी हैं, आप वेल्दी हैं, आप हैप्पी हैं, है ना, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आपको रहने के लिए एक छत मिल रही है, और आप पढ़े लिखे हैं, है ना, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं आगे बढ़ने की, क्वालिटी है, फ्रीडम है, तो फिर आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, राइट। So human development means improving people's quality of life, focuses on giving people better health, better education, a decent standard of living. Says development is not just about economic growth. Development का मतलब सिर्फ economic growth नहीं होता, but about expanding people's choice. Ensures people can live long, learn more, and live with dignity. Includes freedom, equality, and opportunity for all. Aims to make every person capable, confident, and empowered to live a good life. अब देखो क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, कि अगर कोई एक कंट्री है जहाँ पे लोग बहुत कम जी रहे हैं और ज्यादा ऐसे कोई दिमाग वाले लोग भी नहीं है कि जो देश के लिए कुछ बहुत बड़ा कर जाए, है ना, और देश के पास ज्यादा कुछ अपने रॉ मटेरियल्स नहीं है, या फिर कुल मिला के कंट्री वो पीछे है ना, तो वहाँ के लोगों की लाइफ भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होगी, गरीबी में लाइफ जी रहे होंगे, और ना वो आगे बढ़ेंगे ना देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, हर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, जिससे कि अगर लोगों की जिंदगी अच्छी हो गई तो कंट्री अपने आप आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द नेचर ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड ऑन एनवायरमेंटल इशू, ठीक है। देखो नॉर्थ साउथ डिवाइड ऑन एनवायरमेंटल इशू क्या है, तो इसको ब्लेम गेम भी बोलते हैं, जिसमें जो नॉर्थ है वो साउथ को ब्लेम करता है कि भाई इतना एनवायरमेंट का कचरा हो चुका है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ो। साउथ बोलता है कि भाई सारा तुमने ही किया है, यानी कि नॉर्थ तुमने आगे बढ़ने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, उनका ओवर यूज किया है, और जब अब हमारी आगे बढ़ने की बारी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद आ गया। अब नॉर्थ तो डील कर सकता है क्योंकि वो कैपेबल है, साउथ कैपेबल नहीं है, ठीक है।
इसी को अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि नॉर्थ साउथ क्या है। नॉर्थ है रिच डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूरोप, जापान। साउथ है पुअर या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें इंडिया भी है, अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है। मेन आइडिया ऑफ द डिवाइड, सो रिच और पुअर कंट्रीज डिसएग्री करती हैं ऑन हाउ टू हैंडल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट चेंज। क्यों डिसएग्री करती हैं एक दूसरे से? देखो, पहला है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं वो रिच बनी है ज्यादा इंडस्ट्रीज, कोयल और ऑयल का इस्तेमाल करके, जो कि सालों से करती आ रही है। सो उन्होंने ज्यादा पोल्यूशन किया है पास्ट में, इसीलिए जो साउथ की कंट्रीज है उनका ये कहना है दैट यू पॉल्यूटेड मोर सो यू मस्ट डू मोर टू फिक्स इट, यानी कि तुमने ज्यादा पोल्यूशन किया है तो तुम इसको ठीक करो। कौन कह रहा है? साउथ की कंट्री कह रही है। किससे कह रही है? नॉर्थ से कह रही है। डिफरेंट प्रायोरिटीज, भाई नॉर्थ इस टाइम फोकस कर रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ कि पोल्यूशन कब हो और जंगल बचे, क्योंकि वहां पे अमेजोन के भी हमने हाल देखे थे, है ना। सो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो साउथ है उसका फोकस है डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि साउथ तो भाई पुअर कंट्री है ना, अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो इनका ध्यान है ज्यादा से ज्यादा जॉब ये यहाँ पे लोगों को दे सकें, पॉवर्टी रिमूवल, पॉवर्टी गरीबी हटाएं, बेसिक नीड्स लोगों के फुलफिल कर सकें, है ना। तो साउथ की कंट्रीज अगेन क्या कह रही है? फर्स्ट वी नीड डेवलपमेंट, कि पहले हम डेवलपमेंट करेंगे, देन वी कैन स्पेंड मोर इन एनवायरमेंट, उसके बाद हम एनवायरमेंट के ऊपर स्पेंड करेंगे। बट मेरे को तो ये वाली थ्योरी जो है इनकी बिल्कुल गलत लगती है, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल, नो डाउट कि मान लो आपको मेट्रो एक रूट से निकालनी है, ठीक है, तो नो डाउट डेवलपमेंट है, पोल्यूशन कम होगा और अफोर्डेबल भी है, इजीली लोगों के पास मतलब इसका एक्सेस भी है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मतलब इतनी भी वो कुछ नहीं होती, नॉर्मल होती है, राइट। बट उसके साथ ही आप जितने भी पेड़, मान लो आपको एक मेट्रो के रूट में 10,000 पेड़ काटने हैं और आपने वो 10,000 पेड़ काट दिए कि अभी मेट्रो चला देते हैं, लोगों की जिंदगी आसान होगी, पोल्यूशन कम होगा, हम वो पेड़ लगा देंगे। तो वो 10,000 पेड़ है, एक पेड़ को ही पूरी तरीके से ग्रो होने में कितना टाइम लगता है? तो 10,000 पेड़ को ग्रो होने में कितना ही टाइम लगेगा। और आपने मेट्रो चलो बना भी दी, 10,000 पेड़ आपने काट भी दिए, तो दिल्ली का AQI देखा है आपने, है ना। यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है। यहाँ पे अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो तो उसमें आपको इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारा पोल्यूशन अपनी बॉडी के अंदर ऐसे इनहेल कर रहे हो, ठीक है। बाकी नो डाउट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। तो नॉर्थ हैज मनी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, साउथ सेज वी कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव ग्रीन टेक्नोलॉजी। साउथ कह रहे हैं भाई हम एक्सपेंसिव ग्रीन टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो साउथ चाहता है फाइनेंशियल हेल्प और टेक्नोलॉजी किससे? नॉर्थ से, कि ठीक है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, आप हमें फाइनेंशियल हेल्प दे दो, हमें फंड्स दे दो और टेक्नोलॉजी हमें दे दो, है ना। फेयरनेस प्रिंसिपल, CBDR, द आइडिया ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉमन गोल है एनवायरमेंट को सेव करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। साउथ कह रहा है नॉर्थ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्थ कह रहा है साउथ पे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पोल्यूशन किया है। किसने? नॉर्थ ने, है ना। नेक्स्ट है क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी क्लाइमेट टॉक्स भी हुए हैं, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल है, जहाँ पे जो नॉर्थ है वो पुश करता है स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की तरफ, बट साउथ फ्लेक्सिबल रूल्स की डिमांड करता है और ज्यादा सपोर्ट के, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है। नेक्स्ट है एमिशन एंड लाइफस्टाइल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे जो नॉर्थ की कंट्रीज है ना, दे हैव हाई कंजप्शन लाइफस्टाइल, ज्यादा कार्स हैं, ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं वो। वहीं पे जो साउथ की कंट्रीज हैं, दे जनरली हैव लो एमिशन पर पर्सन। वल्नरेबिलिटी, यानी कि जो साउथ की कंट्रीज हैं वो ज्यादा सफर करती हैं, जैसे कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना, साइक्लोन्स, इवन दो दे हैव पोल्यूटेड लेस, जबकि उन्होंने कम पोल्यूशन फैलाया है नॉर्थ ने ज्यादा। Question number 8, explain with examples the meaning of sustainable development. What are its basic features? चलो देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सब जानते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करना। कुल मिला के इन शॉर्ट, आज के टाइम पे आप रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, है ना। मैं बहुत सारे एग्जांपल इसके पहले भी दे चुकी हूँ कि अगर पॉसिबल है आपको घर के आसपास तक जाना है तो आप वॉक करके जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बाइक स्कूटी से जाएं या कार से जाएं। और आज का जो मेरे को ऐसा लगता है, स्पेशली क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है दिल्ली और दिल्ली NCR के अंदर यहाँ पे क्या है कि शाम होते होते हर कोई अपने घर से गाड़ी लेके खामखा बाहर निकल जाता है। नो डाउट लोग काम से भी जाते हैं, बट खामखा भी लोग जाते हैं। तो कितना पेट्रोल, कितना CNG और कितना पोल्यूशन, ये सारी चीजें हो रही हैं, कितना ट्रैफिक हो रहा है ना। तो आप हो सकता है तो इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं,
ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा सकते हैं, आप पानी ना वेस्ट करें, है ना। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं। Sustainable development means using resources in such a way that we meet our needs today without harming the ability of future generations to meet their needs. For example number 1 है planting trees. देखो, डेवलपमेंट के लिए लकड़ियां जरूरी है, पेड़ों को काटना जरूरी है, तो आप और पेड़ लगाओ। सिर्फ पेड़ काटने से थोड़ी कुछ होगा, आप और पेड़ लगा भी तो सकते हो। सो इफ वी कट ट्रीज फॉर वुड बट ऑल्सो प्लांट न्यू ट्रीज ना, वी इंश्योर फॉरेस्ट ग्रो अगेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि भाई अभी हमें जरूरत थी, हमने लकड़ी ले ली, अब हमने पेड़ लगा दिया, आने वाली जनरेशन उसको यूज कर लेगी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 है यूजिंग सोलर एनर्जी, यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोयल जिसको इतना टाइम लगता है बनने में, आप सनलाइट का इस्तेमाल कर लो। सेविंग वाटर, यानी कि आप वाटर को बहुत केयरफुली यूज करो अपने घरों में और बाहर, जिससे कि बाकी लोगों को भी पानी मिल सके। और मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, आज भी बोल रही हूँ, जिस स्पीड से जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो मेल्ट होता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आने वाला है जो कि दूर नहीं है, जब जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो पूरा ही मेल्ट हो जाएगा और वहां पे हमें फिर क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके आप भी वाटर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग, reusing plastic, paper, metal, reduce waste and saves natural resources. Basic features और क्या है, meets present need, यानी helps people live better today. Example building, road, school, hospitals. Next है protect future needs, यानी make sure जो resources हैं वो finished ना हो, है ना। तो यूज कर सकते हो आप एनर्जी सेविंग डिवाइसेस का। इसके अलावा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन को आप कम कर सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप ट्रीज प्लांट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, एवरीवन शुड गेट एजुकेशन, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज, नो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी। हर किसी को एजुकेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस होना चाहिए, है ना। कोई असमानता, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ग्रोथ होनी चाहिए इंडस्ट्रीज में और जॉब्स में, बट इको फ्रेंडली तरीके से। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, वाटर को वेस्ट मत करो, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करो, फूड को वेस्ट मत करो, है ना। एग्जांपल है एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल कर लो या फिर फार्मिंग के अंदर ड्रिप इरिगेशन को यूज कर लो। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, यानी इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट आर कनेक्टेड, सो वी मस्ट बैलेंस ऑल थ्री। तीनों ही चीजें कनेक्टेड हैं, तो हमें तीनों को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर इंडियाज अचीवमेंट्स एंड ड्रॉबैक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, या फिर राइट एन एसे ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या अचीवमेंट्स हैं इंडिया की साइंस एंड टेक में? पहला है स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च की है सैटेलाइट्स बहुत ही कम कॉस्ट पे, बहुत ही कम का सेंस मतलब लो कॉस्ट पे, ठीक है। मिशन जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1, ये हमारी कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं। एंड ऑल्सो इंडिया इज नोन फॉर रिलायबल PSLV रॉकेट्स। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, सो नाउ इंडिया बिकेम अ ग्लोबल हब फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, IT आउटसोर्सिंग एंड स्टार्टअप। सिटीज लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद आर मेजर टेक centers. Next is nuclear technology. So India developed its own nuclear power for electricity, peaceful use of nuclear technology in medicine and agriculture. जो हम हमेशा से बोलते हैं कि आपके पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आप उसको अच्छी चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, है ना, सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेपन्स वगैरह के, क्योंकि हम वॉर को नहीं सपोर्ट करते हैं ना, हम पीस को सपोर्ट करते हैं, शांति को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। इंडिया डेवलप्ड वैक्सीन्स फॉर COVID-19, स्ट्रॉन्ग फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया इज कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे पास तो आयुर्वेदा भी है ना। सो गुड प्रोग्रेस इन जेनेटिक रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे IIT है, एम्स है, इसरो है ना, DRDO लैब्स हैं। सो ग्रोथ इन साइंटिफिक मैन पावर एंड इनोवेशन, काफी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। डिजिटल रेवोल्यूशन है, यानी कि अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हर काम घर से हो जाता है। कोई मतलब बहुत सारे बैंक के ऐसे काम है जिसके लिए आपको स्पेशली जाने की जरूरत नहीं है। अब तो आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सारी चीजें सब कुछ घर पे हो जाता है। इवन अगर आप जानते हैं जो डोमिसाइल बनता है, पहले उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है। घर पे बैठे बैठे आपका एक नंबर डायल करने से डोमिसाइल का काम भी हो जाते हैं। उल्टा वो आपके घर पे आके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करके और आपका ऑनलाइन डोमिसाइल आ जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो डिजिटल इंडिया मेड सर्विस ऑनलाइन, आधार, UPI, डिजिटल पेमेंट्स, इंडिया इज अ लीडर इन फिनटेक टेक्नोलॉजी, ठीक है।
अब भाई ड्रॉबैक्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। पहला है लो रिसर्च फंडिंग, यानी कि हमारे देश में और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो इंडिया स्पेंड्स लेस मनी ऑन रिसर्च कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल लिमिटेड। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन, यानी बहुत सारे जो हमारे टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं वो दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, और हम लूज कर देते हैं हमारे स्किल्ड रिसर्चर्स। ठीक है। नेक्स्ट है वीक इंडस्ट्री research link. Universities and industries are not well connected. Innovations do not easily become products. ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा अलग है, बट आप चाहो तो एक सेंस में लिंक कर सकते हो। जैसे एक सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन या फिर होम साइंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही प्रैक्टिकल ज्यादा है ना। बट होम साइंस के नाम पे मैंने कई जगह क्या देखा है कि उन स्कूल्स में एक्चुअल में आपको होम साइंस नहीं कराया जा रहा है, बस फाइल 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 प्रोजेक्ट ये सब बनवाते रहते हैं। और फिजिकल एजुकेशन में भी स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ नहीं है, फाइल्स बनवाए जा रहे हैं और बस ग्राउंड में बच्चों को पनिशमेंट मिल जाती है। ये सारी चीजें मतलब मैंने नोटिस की हैं, ऑब्जर्व की हैं आसपास। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल कनेक्टेड, है ना। अदरवाइज इंडिया में बहुत टैलेंट है। ठीक है। सो नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन एक्सेस। हाई क्वालिटी साइंस एजुकेशन इज लिमिटेड टू फ्यू इंस्टीट्यूट्स। रूरल एरिया अभी भी पीछे हैं, वहाँ पे भी लैब्स की फैसिलिटी और इंटरनेट इन सब का एक्सेस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है स्लो इनोवेशन एंड पेटेंट्स। India files fewer patents compared to countries like US and China. Innovation culture is still developing. Dependence on imports. High tech machines, chips, electronics, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी हम import ही कर रहे हैं, अभी तक हम खुद से नहीं इतने उस लेवल पे बना पाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डू द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन हेल्प्स मेक डेमोक्रेसी मोर इफेक्टिव। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर का बंटवारा, ठीक है, और पार्टिसिपेशन यानी पार्टिसिपेट करना, योगदान, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है। नॉट ऑल पावर स्टेज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। हर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मतलब सारी पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे नहीं होती, लोकल गवर्नमेंट के पास भी डिसीजन लेने की पावर है। नेक्स्ट है लोकल प्रॉब्लम सॉल्व फास्ट, यानी जो विलेजेस हैं, टाउन, सिटीज हैं, अब अपने डिसीजन खुद से लेते हैं, अपनी जरूरतों को खुद से पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसा मान लो कि अगर कोई गाँव का कोई इंसान है, उसको किसी भी चीज के रिलेटेड कुछ बात है, तो उसको जरूरी नहीं है वो सीधा दिल्ली में आएगा और जो यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करेगा। वो अपने गांव में ग्राम सभा के मेंबर्स या पंच या फिर सरपंच, डीएम, एसडीएम, इन सबसे भी बात कर सकते हैं, है ना। सो बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज के अलावा जो मनी और रिसोर्सेज हैं वो जहां इस्तेमाल किए जाने चाहिए वो वहां हो सकते हैं। क्योंकि देखो, एक कंट्री के पीएम को नहीं पता कि आपके गांव में, आपके एरिया में आप को किस चीज की जरूरत है ना। बट वहां पे जो लोग हैं जिनको ये पावर दी गई है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है ना, तो इसीलिए उनको पावर दी गई है जिससे कि वो अच्छे से वहां पे काम कर सके। नेक्स्ट है मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। लोकल लीडर्स अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम बेटर, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया। रिड्यूसेस बर्डन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बर्डन कम होता है क्योंकि यहाँ पे काम जो है वो बट जाता है, तो काफी स्मूथली काम चलता रहता है ना। जब आप सारा काम एक ही अथॉरिटी को या फिर मतलब एक इंसान को दे देते हो तो चीजें उस तरीके से नहीं होती ना, फिर डिलेज और पेंडिंग्स देखने को मिलते हैं, है ना। बट जब काम बट जाता है या फिर पावर बट जाती है, पावर शेयर हो जाती है, तो स्मूथली चीजें चलती हैं। प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। सो लोकल लीडर्स आर क्लोजर टू द पीपल सो दे कैन बी इजीली क्वेश्चन। ठीक है। पार्टिसिपेशन क्या होता है, पीपल्स वॉइस इज हर्ड। सिटीजन टेक पार्ट बाय वोटिंग, अटेंडिंग मीटिंग, रेजिंग इश्यूज। इसके अलावा बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी व्हेन मोर पीपल शेयर आइडियाज। जब बहुत ज्यादा लोग जो हैं अलग अलग है ना, कितने डाइवर्स, वो अपने आइडिया शेयर करते हैं, डिसीजन बिकम मोर प्रैक्टिकल एंड फेयर। डिसीजन और ज्यादा प्रैक्टिकल और फेयर हो जाते हैं। इंक्रीज ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। पीपल फील द गवर्नमेंट लिसन टू देम। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो जरूरी नहीं है आप प्रेसिडेंसी जाके करोगे, अब वहां पे शायद पहुंच भी नहीं पाओ, है ना। बट आपके आसपास के जो लोग हैं आप उनको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सिटी या टाउन में कहीं पे रहते हो तो फिर वहाँ पे कोई ऐसे सीवेज से या कोई भी ऐसी कोई वाटर की या गार्बेज की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको कोई ऐसे बड़े डिपार्टमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। आपके एरिया में जो भी एमसीडी ऑफिस या जो भी एमसीडी वाले लोग कर्मचारी हैं, आप जाके उनको बोल सकते हो, वो अपना आप काम करा देंगे, है ना।
reduce corruption. So active participation keeps a check on leaders, empower citizen, people feel responsible and involved in the country's progress, strengthen democracy. Democracy becomes strong when people actively take part, not just during elections. क्वेश्चन नंबर 11 है और लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द 20th सेंचुरी। देखो शुरू करते हैं इसको एक कहानी की तरह। तो ये बोल रहे हैं 90s की अगर हम बात करें तो यहाँ से अवेयरनेस जो है बिगिन शुरू होती है। लोग बात करना शुरू करते हैं राइट्स के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे वॉर्स चल रहे थे, कॉलोनियलिज्म था, सोशल इनजस्टिस बहुत था, असमानताएं बहुत थी। तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सली ऐसे नहीं देखा गया। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 का टाइम, जहाँ पे जो वॉर है कॉज्ड मैसिव सफरिंग, बहुत ज्यादा लोगों को वहां सफर करना पड़ता है। उसके बाद दुनिया को रियलाइज होता है कि जरूरत है कि लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं, है ना, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, यानी कि लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन की जाती है, बनाई जाती है 1919 में। ये पहली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रमोट्स पीस, जो कि शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। लिमिटेड सक्सेस इसको मिली, बट एटलीस्ट एक स्टेप रखा तो गया आगे, है ना। नेक्स्ट है फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 टू 1945। यहाँ पे देखने को मिलता है लार्ज स्केल वायलेंस, जीनोसाइड, डिस्ट्रक्शन, जिसको देख के दुनिया दंग रह जाती है। शॉक द वर्ल्ड, पीपल अंडरस्टूड दैट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल रूल्स वर नीडेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे समझ आ जाता है कि वही लोगों को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल रूल्स होने चाहिए। क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसके बाद यूएन बनता है 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो कंट्रीज हैं वो यूएन बनाती हैं, जिसका काम है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, पीस को प्रमोट करना, मेंटेन करना। और अब ह्यूमन राइट्स एक ग्लोबल कंसर्न है, नॉट जस्ट इंटरनल टू कंट्रीज। अब वो एक देश का आंतरिक मामला नहीं है, दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट्स है वो जरूरी हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उन सभी को लिखा गया है। जैसे राइट टू लाइफ है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, डिग्निटी है ना, फाउंडेशन फॉर ऑल फ्यूचर ह्यूमन राइट्स लॉज। ठीक है। नेक्स्ट है राइज ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट 1950 से 1970 की बात करें। सो जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे भी डिमांड की जाती है फ्रीडम की, इक्वालिटी की, सेल्फ रूल की, और ह्यूमन राइट्स बिकेम लिंक्ड विद फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियलिज्म। अब क्योंकि ह्यूमन राइट में हमने देखा है कि ह्यूमन राइट्स में एक इंसान के पास फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटी है, राइट है, इक्वालिटी है, तो फिर यानी कि कॉलोनियलिज्म जहाँ पे कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, रूल कर रहा है, यानी कि आपकी फ्रीडम, इक्वालिटी आपसे छीन रहा है, तो यहाँ पे भी आप उसको यूज कर सकते हो, है ना, जो भी मतलब आपके राइट्स हैं। नेक्स्ट है सिविल राइट्स मूवमेंट 1960s। तो मूवमेंट्स इन द यूएस, अफ्रीका एंड द प्लेसेस फॉट अगेंस्ट रेसिज्म, सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। पीपल डिमांडेड इक्वल राइट फॉर ऑल। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, और टेलीग्राम पे आपको फिर जो पीडीएफ हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, उनकी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर वीडियो ने हेल्प करी तो आके कमेंट जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।